Today we shall be starting our new topic, and that is Fresnel's biprism. आगे हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। पीछे से हम जो स्टडी करते आ रहे हैं वो सारा इंटरफेरेंस के साथ रिलेटेड है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमें इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर दो सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो हम कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमने लॉयड्स मिरर किया। तो आज हम उसी के संबंध में अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, एंड दैट इज फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म। तो फ्रेनेल बाइप्रिज्म की मदद से भी हम एक सोर्स के दो सोर्सेज बनाएंगे और फिर उसकी मदद से इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेनेल बाइप्रिज्म है क्या, ये हमने यहाँ पर एक प्रिज्म दिखाई हुई है। आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये PQR ये एक फ्रेनेल बाइप्रिज्म है। एक स्पेशली डिज़ाइन प्रिज्म होती है जिसमें ये एंगल जो फाई है, ये जो आप एंगल कह सकते हैं RPQ, ये फाई, ऐसे ही PQR ये भी फाई ही होता है। और सेंटर वाला जो वर्टेक्स एंगल है वो R है, यानी PRQ वो वर्टेक्स एंगल होता है। तो जो फाई एंगल है यहाँ, दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ अबाउट 30 मिनट, मतलब हाफ ए डिग्री। और जो एंगल PRQ दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको आप बोलते होते थे, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज नियरली इक्वल टू 179 डिग्री, तो स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। और ये जो प्रिज्म है इसकी मदद से हम दो सोर्सेस बना सकते हैं जो कि कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। तो ये ही हमने सबसे पहले तो प्रिज्म के बारे में बताया कि द फ्रेनेल बाइप्रिज्म इज ए प्रिज्म विच हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल्स स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री, दैट इज 179 डिग्री होता है एग्जैक्टली कह दूँ तो, एंड टू इक्वल स्मॉल एंगल्स विच आर द बेस एंगल्स, वो 30 मिनट के होते हैं अप्रॉक्सीमेट, या हाफ डिग्री कह लो आप। It acts like two very thin prisms placed base to base. Actually में ऐसा होता नहीं है। In actual practice, the prism is ground from a single optically true plate. The acute angles phi on both sides is of the order of 30 minute of, और हाफ डिग्री कह लो आप, इसको 1 डिग्री लिखा है, हाफ लिख देते हैं, HALF, हाफ डिग्री लगभग। तो ये एंगल्स हाफ डिग्री के, ये जो हमने ट्रायंगल्स यहाँ बनाई है PQR, ये बेसिकली प्रिज्म है। ये हमने तो बताने को कह दिया ना कि ये आधा हिस्सा एक प्रिज्म है, इसका आधा हिस्सा ये RQ, और ये डॉटेड लाइन तक जहाँ मेरा कर्सर खड़ा हो गया आके, यहाँ तक एक निचले वाले हिस्सा, ये निचले वाली प्रिज्म बना लो, ये ऊपर वाला हिस्सा PR, और ये कर्सर तक ये ऊपर वाला हिस्सा बना लो। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रिज्म्स का आपस में कम्बिनेशन है, पर बनाते एक ही पीस से हैं, एक ही अपने ऑप्टिकल सब्सटेंस जो हमारा होगा, जो ग्लास है जैसे, तो ग्लास के एक ही पीस से ये ऐसी प्रिज्म बनाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म है उसकी मदद से दो सोर्सेस कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है कि सपोज करो हमारा सोर्स है S, तो हम ये जो R पॉइंट है ना, इसका वर्टेक्स पॉइंट, ये PQ के परपेंडिकुलर ये S आना चाहिए। PQ जो हमारा फेस है प्रिज्म का। अब कई बच्चे कहेंगे कि R राइट को रखना है कि लेफ्ट को रखना है, ये आपकी चॉइस है। ये जो पॉइंट है ना PQR जो आपकी प्रिज्म है, आप जिस ढंग से मर्जी रख लो, चाहे उसको घुमा के R इधर को रख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, चाहे R राइट हैंड साइड पे रख लो, पर जो PQ होना चाहिए वो S
सोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि यदि हमारी मान लो कि सोर्स है, जो सोर्स से जो हमारी ये प्रिज्म है उसकी दूरी है स्मॉल a, तो सोर्स S से यदि कोई रे ऑफ लाइट जाती है, मान लो ये यहाँ आके स्ट्राइक करती है, ये हमने ये बताया हुआ है, तो ये एरो से हम बता रहे हैं कि यहाँ आके स्ट्राइक की, देन आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन it will go along this path along which my cursor is moving। ये और यदि कोई दूसरी रे मान लो दिखाने के लिए ये नीचे इधर से चलती है, तो यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ इतना पोर्शन ज़्यादा हो गया प्रिज्म का, तो ये यहाँ से ये नीचे को, ये जिधर को मेरा कर्सर जा रहा है उधर को जाके स्ट्राइक करेगी। यदि हमारे पास ये ए बी हमारी स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर जो सोर्स एस है उससे जो ये रे गई ये यहाँ पर स्ट्राइक किया आके, और जो ये निचले वाली मैंने ये बताया ये यहाँ से आके ये नीचे को यहाँ स्ट्राइक की। और कहीं भी आप और रेज भी देख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये 2 रेज ही बनानी हमने, और भी यदि आप रेज बनाएंगे वो भी ऐसे ही बिखर जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उनको फॉलो करते हुए। तो जो ये रे है, ये देखिए आप, ये रे हमें लगेगा कि पीछे से आ रही है। यदि ये पी क्यू आर हमारी प्रिज्म ना होती, तो ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाली रे हमें लगना था कि ये पीछे से आ रही है। ये डॉटेड लाइन जो हम दिखा रहे हैं ये S1 से आ रही है। ऐसे ही जो ये वाली दूसरी रे थी, ये जो यहाँ से मेरा कर्सर ये देखिए आप मूव कर रहा है, ये यदि इस रे को देखते तो हमें लगना था कि ये पीछे से आ रही है, यदि ये प्रिज्म ना होती तो S1 से रेज जो आ रही हैं वो इस पोर्शन से, देखिए ये यहाँ कर्सर है और ये यहाँ कर्सर, ये 2 पोजीशंस के बीच में, इन 2 पोजीशंस के बीच में हमें लगेगा कि जो लाइट आ रही है वो सोर्स S1 से आ रही है। अब हम निचली तरफ की बात करते हैं। निचली तरफ जो प्रिज्म का हिस्सा है, यानी कि QR वाला हिस्सा, यदि एक रे ऑफ लाइट S से, सोर्स से इधर को जाएगी, ये देखिए ये मेरा कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये इधर को जाएगी। ये देखिए ये डार्क लाइन हमने बनाई हुई है, ये यहाँ के ये ऊपर स्ट्राइक करेगी। और यदि कोई और रे ऑफ लाइट S से इधर को चलती है, ये देखिए निचले वाले हिस्से में यहाँ, और यहाँ पर स्ट्राइक करती आके, तो आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ये यहाँ और यहाँ के स्ट्राइक करेगी। अब यदि मैं इस रे को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये पीछे से आ रही है। यदि ये प्रिज्म ना होती तो हमें लगता है कि ये जो रे है, ये वाली, ये रे आ रही है पीछे से, कहाँ से, S2 से। और जो ये दूसरी रे थी, ये पहले जो हम करके हटे हैं ये वाली, तो हमें लगता ना था कि ये वाली जो रे है ये पीछे से आ रही है S2 से, यदि प्रिज्म ना होती तो इसका मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो S2 से रेज हैं आ रही, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में आपस में इमर्ज हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो S1 की रेज हैं वो इस पॉइंट से, यहाँ मेरा कर्सर है और ये नीचे कर रहा हूँ, और ये निचली तक यहाँ तक जा रही हैं। जो निचले वाला सोर्स S2 है उसकी जो रेज हैं वो ये ऊपर वाले से लेकर ये इस पॉइंट तक जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इतना वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर, यहाँ मेरा कर्सर इस समय चल रहा है, ये कर्सर से लेकर ये निचले वाले यहाँ तक के हिस्से में ये 2 सोर्सेज की रेज आके मिल रही हैं, एक सोर्स S1 की और एक सोर्स S2 की। ये दोनों वर्चुअल सोर्सेज हैं। अब रियल सोर्स खत्म हो गया तो वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 बन गए। तो यहाँ इतने हिस्से में 2 सोर्सेज की लाइट
आपस में सुपरपोज करेगी और इतने हिस्से में हम यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को स्टडी कर सकते हैं। तो इस केस में भी क्योंकि हमारे पास दो सोर्सेज बन गए, सपोज करो कि दो सोर्सेज के बीच की दूरी है स्मॉल डी और सोर्सेज और स्क्रीन, ये जो हमारी ए बी स्क्रीन हमने दिखाई, उसके बीच की हमारी दूरी है कैपिटल डी। तो इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया या फिर हमने पिछले केस में लॉयड्स मिरर में किया, दोनों केसेस की तरह ही यहाँ भी जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा उतनी की उतनी होती है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई हुई है। द प्रिज्म इज प्लेस्ड विद इट्स रिफ्रैक्टिंग एज पैरेलल टू द line joining the source and point O on the screen placed perpendicular to the plane of the paper. In this way line SO is perpendicular to the base of the prism. मैंने पहले बता दिया कि ये बेस है PQ, इसके परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन S से O तक है वो इस R के इसके बीच में इसके होके गुजरती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो वर्किंग में भी आपको समझा दिया ये कि when rays from a slit S illuminated by monochromatic light such as sodium light are made to be incident on the plane face of the biprism PQR, the emergent rays from the two halves of the prism appear to diverge from two coherent virtual sources S1 and S2 as shown in the figure. If a screen AB is placed with its plane perpendicular to the plane containing the slit and the common base of the prism, the emergent beams of light overlap on the screen producing alternate dark and bright fringes of equal width. तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हिंदी में आपको समझा दिया प्रॉपरली। तो अब फिर वही बात आती है कि हम इसका इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं टू फाइंड दी वेवलेंथ। तो टू फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड यूजिंग, यहाँ लॉयड मेजर लिख गए, हमें यहाँ पर है फ्रेनेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो यहाँ फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म का इस्तेमाल करके तो हमने फिर पहले वैसे ही कहा जैसे हमने कहा था कि प्रोसीडिंग सिमिलर टू द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the fringe width beta is given by beta is equal to lambda d upon lambda into capital D upon small d। तो हम पहले कर चुके हुए हैं। तो हमने पहले ही बताया कि d is the distance between the sources S1 and S2, but in this case these are the virtual sources। तो हमें इस केस में virtual sources के बीच में distance निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम बताएंगे कैसे निकालते हैं वो। तो कैपिटल D is the distance between the source and the screen। of course source जो है इस केस में original source की बात कर सकते हैं, and lambda is the wavelength of light used। तो एक्चुअली फिर वही बात आती है कि जब हम बेसिकली जब हमने फ्रिंजेस को देखना होता है, ये तो हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं कि हमने स्क्रीन के ऊपर उसको ऑब्जर्व कर लिया, पर यदि हमने फ्रिंजेस को एक्चुअल में देखना होता है तो उसके लिए हम अपने माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारे पास आईपीस की जरूरत पड़ती है और माइक्रोमीटर अरेंजमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू आता है कि कहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस केस में हमारे पास स्क्रीन नहीं आती। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली D is the distance between source and focal plane of eyepiece। तो eyepiece जहाँ पर हम रखा होता है eyepiece, क्योंकि eyepiece की मदद से हम आंख उसके साथ लगा कर देखते हैं, सो इसलिए वहाँ पर हमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली फ्रिंजेस जहाँ बननी चाहिए वहाँ हमें मिल नहीं पाती, तो हमें इंडेक्स करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया था जब आपने लॉयड्स मिरर किया। तो तभी हमने कहा था कि इफ D1 is the apparent distance between the slit and the focal plane of eyepiece,
then d is equal to d1 plus alpha, where alpha is the index error between the slit and the eyepiece. The index correction using this method can be avoided if fringe bits beta 1 and beta 2 are determined by two apparent distances d1 and d2 between the slit and screen respectively. तो दो हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हम आपको बता भी रहे हैं कैसे। तो उस केस में पहले तो आपको ये बता दें कि उस केस में बीटा किसके बराबर आएगा, बीटा 1 डी की जगह d1 प्लस अल्फा ले लेंगे, तो बीटा 1 विल बी इक्वल टू d1 प्लस अल्फा ओवर स्मॉल d इंटू लेमडा, एंड बीटा 2 विल बी इक्वल टू कैपिटल D2 प्लस अल्फा अपॉन स्मॉल d इंटू लेमडा। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने जैसे हमने लॉयड्स मिरर के केस में किया था। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 हम पहले कर चुके हैं ये सारा। तो वी गेट ऑन सोल्विंग दैट बीटा 2 माइनस बीटा 1 इट्स इक्वल टू d2 प्लस अल्फा माइनस अल्फा ओवर स्मॉल d इंटू लेमडा, और इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करें तो लेमडा कम्स आउट टू बी इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपॉन कैपिटल D2 माइनस कैपिटल D1 इंटू स्मॉल d। वी कॉल इट एज इक्वेशन 4 नाउ। पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि d कैसे निकालना। तो यहां पर मैंने एक मेथड ये बताया है टू डिटरमिन d ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f such that d1 और d2 is greater than 4f, ऐसा लेंस हम चुनते हैं। is inserted, ये एक्चुअल में जब आप +2 एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसमें ये प्रॉपर एक मेथड था +2 का, वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो is inserted between Lloyd's mirror and the eyepiece। तो Lloyd's mirror क्या गया यहाँ फिर between Fresnel बाइप्रिज्म आएगा इस केस में, फिर से Fresnel's बाइप्रिज्म। तो हमने इसको ठीक कर दिया, प्रिज्म एंड दी आई पीस। द लेंस इज एडजस्टेड सो दैट फॉर टू पोजिशंस ऑफ द लेंस सोर्सेज S1 एंड S2 आर फोकस्ड ऑन फोकल प्लेन ऑफ आई पीस। अब ये करते कैसे हैं, उसके लिए ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं। हियर इज द मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब मान लो कि let d1 and d2 are the distances between the real images of S1 and S2 for the position of the lens। हम क्या करते हैं, एक पोजीशन पे रखते हैं लेंस को, एक खास पोजीशन, मतलब कहने का कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म के आगे आप स्क्रीन हटा दी हुई है आपने, तो अब क्योंकि आई पीस रखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, आई पीस और उसके बीच में आप एक लेंस लगा देते हैं। अब मान लो कि D1 एंड D2 आर डिस्टेंसेस बिटवीन रियल इमेजेस ऑफ S1 एंड S2। अब नेचुरली ये दो आपको सोर्सेस मिलेंगे ना, तो उनकी आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या डिस्टेंसेस हैं। If u is the distance of slit and v is that of the eyepiece from the lens, तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है v upon u is equal to d1 upon d। तो जो d हम निकालना चाहते हैं वो वाली d1, ये मैं पहले बता चुका हूं कि d1 एंड d2 आर डिस्टेंसेस। तो हम मान लेते हैं कि d1 डिस्टेंस है पहले का सोर्स S1 की दूरी और D2 है सोर्स S2 की दूरी। अब क्या करते हैं कि लेंस को उस पोजीशन से धीरे धीरे आगे को खिसकाना शुरू कर देते हैं। ये अपराइट्स में रखे होते हैं, जैसे आप +2 में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसको आगे तक मूव करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास द्वारा से जो हमारी सोर्सेज S1 एंड S2 थे उनकी शार्प इमेज कहां पे बनती है। तो वो भी हम, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट मेथड है, डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड करते थे हम +2 में, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो उस केस में द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शार्प इमेजेस अगेन मेजर्ड एंड लेट दिस बी D2। तो उस केस में मैग्निफिकेशन बराबर आएगी u, क्योंकि आपका जो u एंड v है वो इंटरचेंज कर गए। अब पहले u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था
ऐसे ही v इमेज का डिस्टेंस। अब ये उल्टा हो गया तो उस केस में u अपॉन v विल बी इक्वल टू d2 अपॉन d। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। तो हम इक्वेशन 5 और 6 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे u अपॉन v अपॉन u ये कट जाएंगे यहाँ, और हमारे पास आएगा ये d1 d2 ओवर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1 d2। तो इस तरीके से हम ये d निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड d। और ये जो d की वैल्यू यदि हम पीछे अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ इक्वेशन 4 में, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी इवैल्यूएटेड इजीली। तो इस ढंग से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, एंड दैट इज फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होता है उस केस में जो हमारा फेज है रिफ्लेक्टेड लाइट का वो चेंज हो जाता है। मतलब इट्स क्रेस्ट अपीयर्स टू बी ट्रफ एंड ट्रफ appears to be crest। तो ये हम यहां पर मैथमेटिकली देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो यही हमने यहां पर लिखा कि रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ मीडियम which is optically denser than the medium through which the ray is traveling, a change of a phase equal to pi or a path difference of lambda over 2 is introduced। तो यही चीज हम बताते हैं। तो यही हमने द्वारा से लिखा कि when reflection takes place at the surface of rarer medium, no change in phase or path difference takes place। मैं यहां पर अभी आपको समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है जो मैंने ये फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज नेट से लिया है। ये उन्होंने अच्छी तरह से इसको बनाया हुआ है, फिगर बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली आप देखें ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पर एयर है और नीचे ये जो डार्कन किया पोर्शन ब्लू कलर में दैट इज वाटर और ग्लास यानी डेंसर मीडियम है, और नीचे फिर एयर आ गई। ये सोच सकते हैं जैसे आप एक स्लैब की बात करते होते थे। तो यदि यहाँ से ये इंसिडेंट रे आती है तो ये देखिए ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और यहाँ पर ये आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। तो क्या होता है कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे कोई रे स्ट्राइक करती है आके, तो इट इज रिफ्लेक्टेड एज रिफ्रैक्टेड। तो यहां पर टकरा के ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये नीचे रिफ्रैक्टेड रे नीचे चले गई, देख सकते हैं ये ऐसे यहां पर स्ट्राइक करेगी इसके दूसरे फेस के ऊपर स्लैब के, और यहां से पार्ट इसका ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, इस रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो है वो फेज चेंज आता है। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है रिफ्लेक्टेड वे इज इन्वर्टेड। ये ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा नहीं चलता, ये इधर से ऐसे चल रही है, तो दैट इज इन्वर्टेड। अब जब ये ट्रांसमिटेड पार्ट यानी जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है, जब ये यहां टकराया कि अब आप यहां देखेंगे नीचे, आप मेरा कर्सर पहुंच गया नीचे, दैट इज ग्लास टू एयर इंटरफेस। अब यहां पर फिर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो रे नीचे को चले जाएगी रिफ्रैक्ट होके। तो आप देखें कि इस केस में इसको कोई इन्वर्शन नहीं हुआ, यानी डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में कोई रे गई तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्टेड वेव्स आर नॉट इन्वर्टेड। अब यहां से देखें, यहां पर टकराने के बाद ये रे फिर रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हुई ऊपर को, तो रिफ्लेक्ट हुई ऊपर को, तो ये डेंस यहां ना रिफ्रैक्शन में फर्क पड़ा ना यहां, क्योंकि डेंसर से रेरर की ओर जा रही थी, तो यहां भी रिफ्लेक्टेड वेव्स आर नॉट इन्वर्टेड। तो यहां पर ये टकराएगी और यहां पर टकराने के बाद ये दोबारा से फिर
रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ये रिफ्रैक्शन तो ऊपर चले गया, ये देखिए अब इसमें ये रे फिर इसमें कोई इन्वर्शन नहीं होगा। यहां से जब ये नीचे को जाएगी इसमें भी कोई, आप देख रहे हैं यहां पर नो इन्वर्शन, यानी कि जब डेंसर से रेरर की ओर जाती है ना कोई वेव, तो उसमें इन्वर्शन नहीं होता, यानी फेज चेंज नहीं आता। पर जब रेरर से डेंसर में जाती है और रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन में फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है दैट इज इन्वर्टेड, दैट इफ फेज चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड या फिर पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा ओवर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड in case of reflection from denser medium when a ray enters from rarer to denser or is reflected from denser medium। तो हम इसी चीज को करना चाहते हैं, मैथमेटिकली इसको स्टडी करेंगे, मैथमेटिकली इसको बताएंगे कि कैसे होता है। तो उसके लिए आप यहां पर दो फिगर्स देख रहे हैं, मैंने बताई हुई हैं। तो पहली फिगर समझाने के लिए, दूसरी फिगर हम फिर आगे उसका इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम करते हैं। तो आपको लास्ट टाइम हमने कोएफिशिएंट्स के बारे में भी बताया था पिछले चैप्टर्स में, दैट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताया था, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बताया था, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी था। पर यहां पर हम एज्यूम करेंगे दैट आवर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज नॉट देयर, दैट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज 0, दैट इज देयर इज ओनली रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। तो ये देखिए यहां पर हमने यही तय कि मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट P से चली और ये P से आकर O पर टकराई, जो कि इंटरफेस है डेंसर और रेरर मीडियम का। ऊपर वाला मीडियम रेरर मीडियम है, ये मैंने लिख दिया मीडियम 1 रेरर मीडियम, नीचे लिख दिया मीडियम 2 डेंसर मीडियम। अब ये P से जब O पर टकराएगी तो O पे टकराने के बाद एक हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर को चला गया, ये रेड वाली लाइन जो हम बता रहे हैं। अब और जो दूसरा वाला हिस्सा था वो ट्रांसमिट हो गया, वो नीचे को चला गया OS की तरफ। अब यदि हम कहें कि A इसका एम्पलीट्यूड है, R इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट तो A है, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड बनेगा वो A इंटू R बनेगा, क्योंकि R मैंने पहले ही कहा R इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे। तो यानी कि यदि आप ये इसका एम्पलीट्यूड देखना चाहते हैं OQ का, तो OQ का एम्पलीट्यूड बटा स्मॉल a ये वाला इट इज इक्वल टू स्मॉल r आना था, तो इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ OQ विल बी इक्वल टू AR। ऐसे ही ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ OS डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ PO। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड ऑफ OS विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड T मल्टीप्लाइड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ PO, यानी कि A इंटू T आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये बना के बताया हुआ कि जब कोई रे PO जिसका एम्पलीट्यूड A है वो O पे स्ट्राइक करेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ये रेड वाला, उसका एम्पलीट्यूड AR होगा, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट होगा ये, या रिफ्रैक्टेड पार्ट कह लो आप इसको, ये इसका एम्पलीट्यूड यानी OS, उसका एम्पलीट्यूड AT होगा। तो पहला तो हमने यही लिखा है कि दी फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स shows the reflection and refraction, that is transmission of a ray of light PO at the interface of two media. The amplitude of ray is A. It gets partly reflected along OQ and partly transmitted along OS. तो यहाँ पर हम OS करेंगे, ये OS की तरफ क्या है। If small r and small t are the reflection and transmission coefficients for rarer to denser medium, मतलब यहां से यहां नीचे जाते समय denser medium media respectively, then the amplitude of reflected ray OQ is AR। आपको रीजन बता दिया है। तो और the amplitude of, ये आप
ए आर स्पेस दे सकते हैं थोड़ा सा, ए इंटू आर है मतलब, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे ओ एस इज ए इंटू टी। तो ये भी आपको बता दिया। एक चीज यहां नोट करने वाली है कि यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन ये चीज होती है कि आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 के बराबर आता है इसमें। ये भी हमें आगे हम कर चुके हुए हैं, आप वहां से ले सकते हैं सीधे। अब आप याद करो कि हम करते थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि यदि हम रिवर्स कर देते हैं किसी रे ऑफ लाइट को, वो सेम पाथ पे वापस आती है। अब यही हम यहां पर कर रहे हैं कि सपोज करो मैं यहां क्यू से ऊपर क्यू से यदि मैं किसी रे को रिवर्ट कर देता हूं, इसके आगे मतलब प्लेन मिरर इसके परपेंडिकुलर रख देता हूं, यानी कि ओ क्यू की तरफ जो रे जा रही थी उसके आगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर रख दिया, तो क्या होगा, ये क्यू से ओ तक आएगी। पर जब ये क्यू से ओ तक आएगी तो तब भी तो यहां पर इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट यहां ट्रांसमिट होगा। अब क्योंकि यहां इसका एम्पलीट्यूड था ए आर, अब मान लो कि टी डैश इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, पर इस केस में टी डैश तो टी ही के बराबर ही है, क्यों, ये तो रेयर टू डेंसर है, हम पहले कर चुके हैं। और ऐसे ही नीचे से हम कहेंगे आर डैश इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वो अलग आएगा जब डेंसर से यानी कि नीचे से ऊपर आएगा तो हम बाद में देखते हैं वो। अब यदि क्यू से ओ तक ये रे वापस जाएगी तो यहां पर ये एक रे इसकी ये ऊपर को रिफ्लेक्ट हो गई और एक इसकी ये नीचे को ट्रांसमिट हो गई। अब यदि आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट में क्या हुआ, तो इसका एम्पलीट्यूड था ए आर और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था आर, तो जो ये रे ओ से पी की तरफ गई रिफ्लेक्ट होके उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, वो ए आर को फिर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ए आर मल्टीप्लाइड बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो ये इतना बन जाएगा एक हिस्सा, और जो हिस्सा नीचे को यहां गया इधर कहां ओ से आर की तरफ ये ट्रांसमिट हो गया यहां से, तो उसमें क्योंकि अब यहां ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी है तो दैट विल बी ए आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहां पर हमने इसीलिए लिखा ए आर गुना टी इट इज इक्वल टू ए आर टी। तो इस केस में ऐसा आ जाएगा। और यदि हम एस से, क्योंकि आप देखें यहां से पी से ओ तक गई थी रे, एक इधर को गई और एक नीचे को आ गई, अब मैंने इसको तो कर दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के हिसाब से मैंने वापस भेज दिया, तो इसको भी भेजना पड़ेगा ना, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह गई उतनी ही एनर्जी वापस भी आनी चाहिए, यदि हम उसको डाइवर्ट करते हैं तो रिवर्शन करते हैं वापस भेजते हैं तो अब हम एस से भी ऐसे ही करते हैं, एस के आगे भी हम एक मिरर लगा देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, एस से वापस रे आएगी, पर जब ये वापस आएगी और ओ पे स्ट्राइक करेगी तो यहां पे भी दो फिनोमेना हो गए, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन ये ऊपर को हो गया और रिफ्लेक्शन नीचे को हो गया। अब यहां पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर डैश होगा, क्यों, ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ है, और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो टी डैश होगा, क्योंकि ये यहां से यहां यानी डेंसर से रेयर की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसलिए ए टी गुणा टी डैश ये ऊपर को जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड जो ओ से पी तक जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी ए टी, यहां से आ रहा है गुणा टी डैश, सो इट विल बी ए टी इंटू टी डैश एंड दैट इज ए टी इंटू टी डैश। और जब यहां रिफ्लेक्शन की बात करेंगे नीचे को, तो ये ए टी आ रहा था गुणा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज आर डैश, तो इट विल बी ए टी इंटू आर डैश, तो ये बन जाएगा ए आर डैश इंटू टी। पर अब याद करो आप कहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये देखिए ये वाला ये इधर तो है ही नहीं, यहां लेफ्ट वाली फिगर देखो और राइट वाली फिगर देखो, राइट वाली फिगर में ये हिस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए आर डैश टी और ए आर टी, पर ये हिस्सा तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों, हमारी एनर्जी जो आ रही है पी से
वो या तो OQ की तरफ गई या फिर OS की तरफ गई। इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी है ये आपस में नेट रिजल्टेंट इसका 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक चीज ये बन जाएगी, ये दोनों का जोड़ यानी AR' प्लस ART मस्ट बी इक्वल टू 0। और साथ ही साथ ये जो आ रही है AR और AT ये मिला के ये यहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, ये दूसरी इक्वेशन इसके हिसाब से बनेगी हमारे पास जब हम इनको आपस में इनका एडिशन देखेंगे। तो यही चीज हम यहां पर बता रहे हैं। तो यही हमने यहां लिखा है कि नाउ सपोज we reverse using the principle of reversibility of light the directions of the reflected and transmitted rays. When OQ is reversed, it is partly reflected along OP with amplitude AR into R, that is AR square, मैंने explain कर दिया, and partly refracted along QR with amplitude AR T dash. Similarly, दूसरी रे जिसकी मैं निचले वाले की बात की थी, सिमिलरली व्हेन द डायरेक्शन ऑफ SO, ये देखिए ये SO इज रिवर्स्ड, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग OP विद एम्पलीट्यूड ATT डैश, ये देखिए अलोंग OP ATT डैश एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड, तो यही हमने लिखा, इट इज पार्टली refracted and partly reflected. It is refracted along OP with amplitude ATT dash and partly reflected along QR. तो यहां पर OR बोल गए यहां, along OR with amplitude AR dash T. तो यहां ये हमने रिफ्लेक्शन की बात कर दी। Here R dash and T dash are reflection coefficient for denser to rarer interfaces respectively. So the two amplitudes along OP will combine together to produce the original amplitude only if total amplitude along OR is 0. मैंने पहले ही बताया आपको कि उधर को तो थी नहीं, इधर वाली डायरेक्शन में है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जमा ये 0 आना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि ART प्लस AR' T इक्वल टू 0, कॉल इट इक्वेशन 1। ऑल्सो AR स्क्वायर प्लस ATT डैश मस्ट बी इक्वल टू A। अब आप सोचेंगे ये कहां से, देखो आपने ये P से O की तरफ भेजा, कितना भेजा A, और O से P की तरफ आया, क्या आया, एक ये आया ATT डैश और एक क्या आया AR डैश। तो इसका मतलब ATT डैश प्लस AR डैश मस्ट किसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर, जितना भेजा था उतना ही। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाएंगे आप। तो इसीलिए हमने साथ में लिख दिया AR स्क्वायर प्लस ATT डैश इज इक्वल टू A, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशंस 1 एंड 2 हैं, दीज आर नोन एज स्टोक्स रिलेशंस। तो यदि हम इक्वेशन 1 से देखेंगे, या पहले हम 2 से कर लेते हैं, ये 2 इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से देखेंगे तो A कट जाएगा, देखिए एक कॉमन है, केमन कट गया, R स्क्वायर प्लस TT डैश इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस TT डैश इज इक्वल टू 1 या फिर TT डैश इज इक्वल टू 1 माइनस R स्क्वायर। पर आप याद करो कि R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब 1 माइनस R स्क्वायर T स्क्वायर के बराबर आएगा। इसीलिए हम ये वाली चीज का इस्तेमाल करते हुए, ये आप यहां लिख सकते थे यहां कि TT डैश इज इक्वल टू T स्क्वायर, आपने 1 माइनस R स्क्वायर को इस इक्वेशन से T स्क्वायर पुट कर दिया, और यहां TT कट गया तो T डैश इज इक्वल टू T। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है वो चाहे रेरर से डेंसर की ओर हो, चाहे डेंसर से रेरर की ओर हो, वो सेम रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि हम इक्वेशन 1 से देखें, ये पिछली इक्वेशन 1, तो ये थी ART प्लस AR' T इक्वल टू 0। तो हमने यहां कहा ART प्लस इक्वल टू आ गया माइनस AR' T। क्यों, ART प्लस AR' T इक्वल टू 0, तो AR' T को हम राइट हैंड साइड पे ले आए, तो यहाँ AT कट गए, तो R इज इक्वल टू आ गया माइनस R'। ये देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नेगेटिव आना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फेज रिवर्सल।
तो यही हमने कहा कि इक्वेशन 4 टेल्स अस दैट देयर इज ए फेज रिवर्सल व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम। तो रेरर से जब डेंसर मीडियम के ऊपर रे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, तब एक पाथ रिवर्सल या पाथ चेंज आता है λ/2 का, या फेज चेंज आता है पाई का। पर जब डेंसर से रेरर की तरफ चलती है तब ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हम आगे यूज कर चुके हैं। हमने जब लॉयड्स मिरर कराया था तब आपको बताया था कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वहां वो डार्क होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण फेज रिवर्सल आता है। तो वो आज हमने ये एक्सप्लेन किया आपको कि क्यों आता है। तो यहां पर कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, ये कि द स्टोक्स इक्वेशंस एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल डार्क स्पॉट इन न्यूटन्स रिंग्स, आगे करेंगे। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सल ऑफ द कंडीशंस ऑफ डार्कनेस एंड ब्राइटनेस प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम इन कलर ऑफ थिन फिल्म्स, ये भी हम करेंगे आने वाले टाइम में। एंड इन द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द लॉयड्स मिरर। तो लॉयड्स मिरर में मैंने आपको वहां पे बता दिया था पहले ही, तो यहाँ पर हमने उसकी प्रॉपर क्लैरिटी आपको दे दी है। तो फिलहाल आप यहां तक करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।